गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 12, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण। देखिए, एक वैज्ञानिक हुए थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उनके अनुसार प्रकाश जो होती है, प्रकाश तरंगे जो होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे ही होती है। मतलब प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग की भांति क्या करती है, संचरित होती है या कार्य करती है। अब उन्होंने क्या बताया था कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती है उसमें विद्युत क्षेत्र के घटक, किसके घटक, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के घटक तरंग संचरण दिशाएं क्या होते हैं, अभिलंबोत होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश के घटक और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश के जो घटक होते हैं वो तरंग संचरण दिशाएं क्या होते हैं, अभिलंबोत होते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश और तरंग संचरण की दिशा तीनों विद्युत चुम्बकीय तरंगों में क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत। अब देखिए, इससे संबंधित क्या बताया गया था कि जो प्रकाश होता है वो सीधा सभी दिशाओं में फैलता है या सभी दिशाओं में क्या होता है, संचरित होता है। और इस प्रकार के प्रकाश को क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। कि जो प्रकाश तरंगे होती है वो सभी दिशाओं में क्या होती है, संचरित होती है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार ये स्रोत है, प्रकाश स्रोत है कोई, मान लीजिए, तो प्रकाश तरंगे है वो सभी दिशाओं में क्या होगी, संचरित होगी। तो इस प्रकार का प्रकाश क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। कि वह प्रकाश जो सभी दिशाओं में संचरित होता है अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसी प्रकार यदि किसी प्रक्रिया द्वारा विद्युत क्षेत्र के जो सदिश होते हैं उनको एक निश्चित दिशा में संचित कर दिया जाए, किसके सदिश, विद्युत क्षेत्र के सदिश या विद्युत क्षेत्र के जो घटक होते हैं वो एक निश्चित दिशा में संचित हो जाते हैं, तो वो प्रकाश क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो यदि आपको पूछा जाए ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, तो क्या बताया जाता है कि वह प्रकाश जो सभी दिशाओं में संचरित होता है वो अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और अध्रुवित प्रकाश को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हो, ये तरंग संचरण दिशा विद्युत क्षेत्र के घटक मान लीजिए कागज तल के समांतर इस प्रकार दर्शा रहे हैं। और एक और घटक होता है उसको तल के लंबवत इस प्रकार दर्शा रहे हैं। मान लीजिए जो कागज तल के समांतर है जो एरो द्वारा दर्शाए गए हैं वो विद्युत क्षेत्र के घटक है, और जो डॉट है इस प्रकार बने हुए ये चुंबकीय क्षेत्र के घटक है, और ये जो है तरंग संचरण की दिशा, ये तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है ना। और ये सभी दिशाओं में संचरित होते हैं, इसलिए क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश। एक तो ये आप डायग्राम बना सकते हो, एक ये हो सकता है। तो अध्रुवित प्रकाश के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे कि वह प्रकाश जो सभी दिशाओं में संचरित होता है अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ध्रुवित प्रकाश यदि किसी प्रक्रिया द्वारा विद्युत क्षेत्र सदिश के जो घटक है उनको निश्चित दिशा में संचित कर दिया जाए तो वो प्रकाश क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। अर्थात अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। अब देखिए इसमें अगला टॉपिक, एक नाम आएगा ध्रुवण तल और एक आएगा कंपन तल। तो सबसे पहले ध्रुवित प्रकाश है उसको दो प्रकार से दर्शा सकते हो। कैसे, एक तो ये ध्रुवित प्रकाश का एक तो ये डायग्राम हो सकता है। तो देखिए ये जो ध्रुवित प्रकाश है ये कहलाता है कागज तल के समांतर, कागज तल के समांतर। ठीक है। और
एक इस प्रकार व्यक्त कर सकते हो, कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत। ध्रुवित प्रकाश। तो देखिए ये कागज तल के समांतर हो गया, और ये जो लंबवत है इस प्रकार, अर्थात कहने का अर्थ है बोर्ड पर इस प्रकार यदि लंब डाला जाए, जो त्रिविमी ज्यामिति होती है, जो असंभव इस पर बननी, तो इस प्रकार जो होता है उसको डोर द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है ना। तो ये कागज तल के समांतर होता है और ये कागज तल के लंबवत ध्रुवित प्रकाश होता है। अब देखिए इससे नेक्स्ट टॉपिक, तो कंपन तल के बारे में बताते हैं आपको। कहीं पर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपन तल और ध्रुवण तल। कंपन तल तो क्या बताया जाता है कि वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के घटक और तरंग संचरण की दिशा दोनों उपस्थित हो। कौन कौन? विद्युत क्षेत्र सदिश के घटक, विद्युत क्षेत्र सदिश, और कौन? तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा दोनों उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाता है? कंपन तल कहलाता है। ठीक है ना, कि वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश व तरंग संचरण की दिशा दोनों क्या हो? उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है? कंपन तल कहलाता है। इसी प्रकार ध्रुवण तल, कौन सा तल? ध्रुवण तल, तो वह तल जिसमें केवल तरंग संचरण की दिशा उपस्थित हो तथा विद्युत क्षेत्र सदिश के घटक क्या हो? शून्य हो। मतलब वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र के घटक जो है अनुपस्थित हो और केवल तरंग संचरण की दिशा ही उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है? ध्रुवण तल कहलाता है। कंपन तल और ध्रुवण तल एक दूसरे क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ध्यान रखना, कंपन तल और ध्रुवण तल एक दूसरे क्या होते हैं? लंबवत। अब इसके बाद में देखते हैं ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की कुछ विधियां होती है। तो देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश आप प्राप्त करते हो, उसकी अनेक विधियां हैं। जैसे परावर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हो, अपवर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना। इसी प्रकार निकोल प्रिज्म द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो अनेक विधियों का आप यहाँ पर अध्ययन करोगे। तो सबसे पहले देखते हैं परावर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की पहली विधि परावर्तन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो देखिए एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है ब्रूस्टर। तो ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम जैसे पानी है, कांच है, पर एक विशेष कोण पर आपतित किया जाता है। जब किसी अध्रुवित प्रकाश को एक पारदर्शी माध्यम जैसे पानी है, कांच है, पर एक विशेष कोण पर आपतित किया जाता है, तो परावर्तित प्रकाश जो होता है वो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश जो होगा वो क्या हो जाए? पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है। उस विशेष कोण को, उस आपतन कोण को कहा जाता है ब्रूस्टर कोण। क्या कहा जाता है? ब्रूस्टर कोण, जिसे किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? आईपी द्वारा व्यक्त करेंगे। किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? आईपी द्वारा। ठीक है ना। तो क्या बताया जाता है, देखो चित्र के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए ये पृथक्कारी सतह है जो दो माध्यमों को क्या कर रही है? अलग कर रही है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, एक विशेष कोण पर आपतित हुई,
इस विशेष कोण को कहते हैं ब्रूस्टर कोण और अध्रुवित प्रकाश को इस प्रकार दर्शा देते हैं। यह ध्रुवित प्रकाश है। क्या है? अध्रुवित प्रकाश। ठीक है। इस विशेष कोण पर इसको आपतित किया गया है, तो जो अपवर्तित तरंग होगी, मान लीजिए वो अपवर्तित तरंग ये है, ये आंशिक रूप से क्या होगी? अध्रुवित होगी। क्या होगी? आंशिक रूप से अध्रुवित होगी। मतलब कुछ घटक इसमें ध्रुवित हो जाते हैं, लेकिन जो परावर्तित प्रकाश होगा वो पूर्ण रूप से क्या होगा? ध्रुवित होगा। मान लीजिए परावर्तित प्रकाश है वो कागज तल के समांतर प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार कागज तल के जो समांतर घटक है उनको दर्शा देते हैं। तो ये परावर्तित प्रकाश है, तो पूर्ण रूप से क्या है? ध्रुवित है। और ये अपवर्तित प्रकाश है, अपवर्तित तरंग मान लो चाहिए, जो क्या है? आंशिक रूप से क्या है? अध्रुवित है। ये तो आंशिक रूप से अध्रुवित है। और ये पूर्ण ध्रुवित प्रकाश है। तो ये कोण आईपी है, तो परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। अब इसमें इस विशेष कोण पर अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाता है, तो अपवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश जो तरंग होती है वो एक दूसरे क्या हो जाती है? लंबवत हो जाती है, अर्थात समकोण हो जाती है। एक दूसरे के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 का। ठीक है। अब देखिए ये अपवर्तन कोण है R। तो सबसे पहले देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? परावर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो ब्रूस्टर के अनुसार जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष कोण पर आपतित किया जाता है, तो परावर्तित प्रकाश जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। ठीक है। और इस अवस्था में जो अपवर्तित प्रकाश तरंग होगी और परावर्तित प्रकाश तरंग होगी वो एक दूसरे क्या हो जाती है? लंबवत हो जाती है। और इस विशेष आपतन कोण को क्या कहते हैं? ब्रूस्टर कोण कहते हैं, जिसे किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? आईपी के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब इसके आधार पर हम ब्रूस्टर नियम निकालते हैं। तो देखिए क्या करते हैं कि आपके पास मान लीजिए इस माध्यम का जो अपवर्तनांक वो n1 है और दूसरे माध्यम जो लिया आपने उसका अपवर्तनांक n2 है। तो ब्रूस्टर नियम के अनुसार लिखते हैं। तो आपके पास देखिए ये जो कोण है टोटल, ये सरलरेखीय कोण हो गया, तो टोटल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो कहने का अर्थ है IP प्लस 90 प्लस R बराबर 180, कि इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। इसके आधार पर IP प्लस R बराबर 180 माइनस 90, क्या रह गया? IP प्लस R बराबर 90। यहाँ से R की वैल्यू निकालिए, तो R बराबर अपवर्तन कोण का मान निकालना है 90 माइनस IP। समीकरण नंबर 1 कैसे प्राप्त हुई है? वापस देख लीजिए कि आपके पास ये परावर्तन कोण था, ये इन दोनों अपवर्तित और परावर्तित के मध्य 90 डिग्री का कोण था, और ये अपवर्तन कोण था। और ये टोटल जो कोण बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक सरलरेखीय कोण था, और सरलरेखीय कोण का मान कितना होता है? सदैव 180 डिग्री होता है। तो IP प्लस 90 प्लस R बराबर 180। 90 डिग्री आप पक्षांतरण कर दिया, तो 180 में से 90 जाएंगे, क्या रह गया? 90 डिग्री रह गया। ठीक है। यहाँ से आपके पास ये मान R बराबर 90 माइनस IP आ गया। अब स्नेल नियम से, जो पीछे वाले अध्याय में आपने पढ़ा है स्नेल नियम, तो उस समीकरण से हम आगे हल करते हैं। स्नेल नियम क्या कहता है? साइन आई के स्थान पर आपतन कोण क्या है? IP अपॉन साइन R n2 1। ये समीकरण नंबर 2। अब R की वैल्यू रखिए यहाँ पर 90 माइनस IP, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से
समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखिए क्या आएगा, साइन आई पी, साइन आर की वैल्यू क्या है, 90 माइनस आई पी, 90 माइनस आई पी इक्वल n/1। ठीक है, और हल करते हैं तो आपको इतना पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा अर्थात 90 माइनस आई पी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस आई पी लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुसार। इसलिए साइन आई पी अपॉन कोस आई पी इक्वल n/1। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, चूँकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसलिए टेन आई पी, थीटा इस स्थान पर क्या आई पी, n/1। ये क्या कहलाता है, स्नेल नियम कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, आपतन कोण पर जो तरंगों की प्रवणता होती है वो माध्यमों के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अनुपात के तुल्य होती है। इसे ब्रूस्टर नियम कहा जाता है। तो क्या किया है कि आपके पास सरलरेखीय कोण से आई पी प्लस 90 प्लस आर बराबर 180 डिग्री प्राप्त किया। फिर 90 डिग्री का क्या किया, पक्षांतरण किया, आई पी प्लस आर बराबर 90 डिग्री। यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, 90 माइनस आई पी। स्नेल नियम क्या कहता है, साइन आई पी अपॉन साइन आर इक्वल n/1। आर की जो ये वैल्यू है यहाँ पर रखते हैं, रख दिया। अब चूंकि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस आई पी को क्या लिख सकते हैं, कोस आई पी, तो कोस आई पी लिख दिया इक्वल n/1। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो टेन आई पी इक्वल n/1। तो इस प्रकार ब्रूस्टर नियम की उत्पत्ति की जाती है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन इस पर। देखिए परीक्षा में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि ब्रूस्टर कोण पर परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। तो कहने का अर्थ है, आपने जो पीछे डायग्राम बनाया था उसके आधार पर बताते हैं कि ये आपतित तरंग थी, आपतित किरण थी और ब्रूस्टर कोण पर आपतित हो रही है। ये आपके पास अपवर्तन कोण था आर, ये आई पी, और इस बार आपको ये सिद्ध करना है कि ये कोण जो है, ये जो कोण है 90 डिग्री का प्राप्त होगा। ये आपको प्राप्त करना है, ये कितने डिग्री का प्राप्त होगा, 90 डिग्री का। तो देखिए ब्रूस्टर नियम की सहायता से आपको सिद्ध करना है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे क्या होती है, लंबवत होती है। तो देखिए कैसे करेंगे, ब्रूस्टर नियम क्या कहता है उसके आधार पर करते हैं। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, ब्रूस्टर नियम से तो आपने देखा था टेन आई पी इक्वल n/1। साइन कोस में चेंज करते हैं इसको, तो चूंकि आपको होता है टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसलिए इसको क्या लिखेंगे, साइन आई पी
अपॉन कोस आई पी इक्वल n/1। समीकरण नंबर 1। क्या किया, ब्रूस्टर नियम से tan आई पी इक्वल n/1 होता है और इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये आपके पास थीटा इस नाम क्या लिख दिया, आई पी। अब लगाते हैं स्नेल नियम से। तो स्नेल नियम क्या होता है वो देखते हैं स्नेल नियम से। तो स्नेल नियम साइन आई पी अपॉन साइन आर इक्वल n/1। तो देखिए साइन आई पी अपॉन साइन आर इक्वल n/1। अब देखिए इनके RHS भाग n/1 n/1 आपस में एक दूसरे क्या है, तुल्य हैं। तो LHS भाग भी एक दूसरे क्या होंगे, तुल्य होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के तुल्य होंगे। तो इसके आधार पर लिखते हैं, तो समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये रही, साइन आई पी अपॉन कोस आई पी इक्वल साइन आई पी अपॉन साइन आर। तो साइन आई पी कैंसिल, क्या रहेगा, 1 कोस आई पी इक्वल 1 अपॉन साइन आर। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर, क्या गया, साइन आर इक्वल कोस आई पी। अब कोस को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोस थीटा। तो इसलिए साइन आर इक्वल साइन 90 माइनस आई पी। ठीक है। अब आपके पास ये दोनों मान जो है साइन के हैं, त्रिकोणमिति मान क्या है, एक दूसरे तुल्य हैं, तो इनके कोण भी क्या होंगे, तुल्य होंगे। तो R बराबर 90 माइनस आई पी, इस आई पी का पक्षांतर कर दो तो आई पी प्लस आर बराबर 90 डिग्री। तो आई पी प्लस आर का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो देखिए हमने पीछे चित्र देखा था, इस प्रकार था। तो इसमें ये आर था और ये आई पी था, और टोटल सर देखिए कौन होता है, आई पी और आर का मान आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 90 डिग्री। कहने का अर्थ है आई पी प्लस आर और टोटल कोण कितना होता है, 180। तो 180 और 90 घटाएंगे तो कहने का अर्थ है ये जो कोण मान लीजिए एक बार थीटा है, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 180 माइनस आई पी प्लस आर। थीटा बराबर 180 माइनस 90, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अर्थात ये इन दोनों कोणों का योग 90 आ गया, तो ये कितना रह गया, शेष 90। तो कहने का अर्थ है आप परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे क्या हो जाती है, ब्रूस्टर कोण पर लंबवत हो जाती है। ठीक है ना। तो वापिस देख लीजिए अपना क्वेश्चन क्या था, कि सिद्ध कीजिए कि ब्रूस्टर कोण पर परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती है। तो आपको सिद्ध करना था कि आई पी प्लस आर का मान यदि 90 डिग्री आ जाए तो थीटा का मान ये कितना रह जाएगा, 90 रह जाएगा। तो देखिए आई पी प्लस आर का मान 90 डिग्री निकाल लीजिए। तो किससे निकाला, ब्रूस्टर नियम से। ब्रूस्टर नियम क्या होता है, tan आई पी इक्वल n/1। अब tan थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन और कोस में साइन अपॉन कोस, तो इसको साइन आई पी अपॉन कोस आई पी इक्वल n/1। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। अब देखिए इसके बाद में स्नेल नियम। तो साइन आई पी क्या, ये साइन आई पी अपॉन साइन आर n/1। इनके जो RHS भाग देखिए समीकरण 1 और 2 के एक दूसरे के तुल्य हैं, तो ये भी आपस में एक दूसरे क्या होंगे, तुल्य होंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये लिखा जा सकता है, साइन आई पी से साइन आई पी कैंसिल, इनका वज्र गुणा कर दिया तो साइन आर इक्वल कोस आई पी। चूंकि त्रिकोणमिति में आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, अर्थात कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पुनः साइन 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर आपके पास कोण क्या है, आई पी। तो इसके अनुसार लिखेंगे साइन आर ऐसा ऐसा, कोस के स्थान पर साइन
90 माइनस आई पी। अब देखिए त्रिकोणमिति माने एक दूसरे तुल्य हैं, तो इनके कोण भी क्या होंगे, एक दूसरे तुल्य, मतलब तुलना से। तो आर बराबर 90 माइनस आई पी। तो इस आई पी का पछान करेंगे तो आई पी प्लस आर बराबर क्या गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो कहने का अर्थ है आई पी और आर का मान 90 डिग्री आ गया। ये टोटल क्या होता है, सरलरेखीय कोण होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया ये कोण थीटा इनके मध्य एक बार, तो इसका मान कितना आएगा। तो आपके पास थीटा का मान निकालेंगे तो कैसे आएगा कि 180 में से क्या घटाएंगे, आई पी प्लस आर का मान घटाएंगे। तो थीटा बराबर 180 माइनस आई पी प्लस आर। आई पी प्लस आर की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री। तो 90 यहाँ पर रखेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री। अर्थात पृष्ठ कोण पर जो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण होती है वो एक दूसरे क्या होती है, लंबवत होती है। शायद ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब इससे संबंधित जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने से संबंधित, वो अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, साथ साथ में इन इक्वेशन को निकाल लीजिए। ओके, अगली क्लास में बताएंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की प्रक्रिया।